Hello, my dear students. Hope you will be fit and fine and doing good in your studies. So, welcome to your own social studies channel, that is Social Science Mantra. And again, we will continue with the chapter of history for class 9th, that is French Revolution. फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया हुआ था. हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग की हुई थी और हमने ये भी पढ़ा था कि फ्रेंच सोसाइटी लेट 18th सेंचुरी में किस टाइप की थी, है ना. तो फॉर अ रिवीजन आई मस्ट टेल यू कि द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स. फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. और इसमें भी जो टैक्स पे थे वो सिर्फ थर्ड स्टेट ही था. बाकी के जो 2 स्टेट थे, क्लर्गी और नोबेलिटी, इनको प्रिविलेज मिली हुई थी. ठीक है. तो अभी आज हम हमारा कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर. और चैप्टर का जो टॉपिक होगा द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन. एंड टुडे वी विल फिनिश आवर चैप्टर इटसेल्फ, है ना. हम आज अपना चैप्टर कंप्लीट कर देंगे. तो स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉम द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन कि रेवोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई थी. ठीक है. अभी तक हमने पढ़ा था कि व्हाट लुई 16 हैड डिड, ही स्टार्टेड इम्पोजिंग टैक्सेस. उसने टैक्स लगाने शुरू कर दिए थे, है ना. तो इससे क्या हुआ था कि जो फ्रांस में ओल्ड रिजाइम था, जो पुराने टाइप की गवर्नमेंट थी, उसमें जो मोनार्क थे, मोनार्क का मतलब जो राजा होते थे, जो वहाँ पे अपना राज्य करते थे. ठीक है. दे डिडंट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन. उसके पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं था कि उसका मन किया टैक्स लगाने को और उसने टैक्स को लगा दिया. Rather, he had to call a meeting of the state general, which would then pass his proposal for new taxes. उसको क्या करना पड़ता था कि किसी भी तरह का टैक्स लगाने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी, जो आ करके फिर वो अपना प्रपोज़ल तैयार करते थे कि अब वो नया टैक्स इम्पोज करेंगे. अब ये स्टेट जनरल क्या था. ठीक है. दिस इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन that comes in your examination कि what is a state general, right. So the state general was a political body in which the 3 states sent their representative. जो state general थी वो एक political body थी जिसमें जो तीनों ही स्टेट थे, क्लर्गी, नोबेलिटी और थर्ड स्टेट, ये तीनों ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे. ठीक है. अब यहाँ पर जो मोनार्क था उसको अकेले ही इस बात की कोई भी अथॉरिटी नहीं थी कि वो मीटिंग को बुला सके या फिर टैक्सेस इम्पोज कर सके. तो लास्ट टाइम पे जो ये स्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी ये 1614 में हुई थी, राइट. ऑन 5th May 1789, Louis XVI called the Assembly of State General for passing the proposal for new taxes. ठीक है. स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई थी लुई 16 ने. डेट याद रखना, 5 मई 1789 को. क्यों बुलाई थी? क्योंकि ये टैक्सेस को प्रपोज करना चाहता था, टैक्स बढ़ाना चाहता था, क्योंकि ऑब्वियसली जो राज्य था उसके खर्चे बढ़ रहे थे और उनको पूरा करने के लिए टैक्स चाहिए था. ठीक है. अब वहाँ पर एक हॉल था जो बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया था डेलीगेट्स के लिए. हु वर द डेलीगेट्स? दे वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द स्टेट. सो द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच. ठीक है. अब फर्स्ट और सेकंड स्टेट ने अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा हुआ था. एंड दे वर सिटेड इन द रो फेसिंग ईच अदर ऑन 2 साइड. ये एक दूसरे की तरफ अपना मुंह करके बैठे हुए थे. जबकि जो थर्ड स्टेट था इसने अपने 600 रिप्रेजेंटेटिव भेजे हुए थे जो इन दोनों ही के पीछे खड़े हुए थे. ठीक है. लेकिन जो थर्ड स्टेट था इट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर. थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे ये प्रॉस्परस थे और एजुकेटेड थे. Peasants, artisans and women were denied to enter in the assembly. किसान, ठीक है, आर्टिस्ट और जो वुमेन्स थे इनको असेंबली में आने की परमिशन नहीं थी. लेकिन उन्होंने क्या किया था कि जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आए थे उनके हाथों से अपनी डिमांड्स भेजी थी. एंड यू नो देयर वर 40,000 लेटर विच द रिप्रेजेंटेटिव हैड ब्रॉट विद देम.
करीब 40,000 लेटर्स थे जो रिप्रेजेंटेटिव अपने साथ में लेकर के आए थे उनकी शिकायतों के, राइट। एंड वन मोर थिंग वॉज देयर दैट द वोटिंग प्रोसेस वॉज ऑल्सो लाइक द ओल्ड रिज़ाइम, ठीक है। जो वोटिंग थी स्टेट जनरल की, उसमें पहले क्या था कि ईच स्टेट हैड वन वोट, है ना, हर स्टेट को एक ही वोट देना पड़ता था। जैसे कि आजकल हमें पता है कि वेन एवर देयर आर इलेक्शंस, सो एवरी पीपल हैविंग द अपॉर्चुनिटी फॉर कास्टिंग देयर वोट, हर कोई जाकर के अपना वोट देता है। लेकिन यहाँ पर जो स्टेट जनरल में जब टैक्स इम्पोजिंग के लिए मीटिंग होती थी या किसी भी पर्पज़ के लिए मीटिंग होती थी, तो हर स्टेट का एक ही रिप्रेजेंटेटिव वोट देता था, ठीक है। तो इस टाइम भी जो लुई 16 थे, उन्होंने सेम प्रोसेस अपनाया। इन्होंने सेम तरीके से फिर से टैक्स प्रपोज़ल के लिए बोला लोगों से कि लोग आए, हर स्टेट के लोग आए और आकर के वोट दें, लेकिन सिर्फ एक ही लोग आकर के वोट देंगे। लेकिन जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे, राइट, तो इन्होंने यहाँ पर डिमांड कर दी कि नाउ द वोटिंग शुड बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल, ठीक है, वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। कि अब जो असेंबली है उसमें जितने भी लोग हैं वो सभी वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे और हर कोई वोट करेगा, राइट। अब इसी प्रिंसिपल को फिलोसोफर थे एक रूसो, जिन्होंने अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, राइट। अब व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। अब जैसे ही राजा ने मना कर दिया कि नहीं, हम तो आपकी बातों से एग्री नहीं करते हैं, है ना, हर कोई आकर के वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो थर्ड स्टेट के जो लोग थे ये असेंबली से बाहर निकल गए और इन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। नाउ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्फ एज अ स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन। जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, ये अपने आप को स्पोक्स पर्सन समझते थे। स्पोक्स पर्सन मतलब जो उनकी बातों को आगे लेकर के आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि थर्ड स्टेट में मोस्टली बिजनेसमैन, आर्टिशंस, पीजेंट्स, लगभग सारे ही लोग थे और ये एजुकेटेड ग्रुप भी था, ठीक। और हमने ये भी अभी तक पढ़ा हुआ है कि जो वुमेंस थी, ठीक है, और भी बाकी सारे कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी डिमांड्स को 40,000 लेटर्स में लिख कर के भेजा हुआ था। तो ये क्या कर रहा था थर्ड स्टेट, ये अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा था, है ना, ये खुद को स्पोक्समैन समझते थे। ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस court in the ground of Versailles. Students listen this very carefully because this question came in the examination for sure, है ना, ये आता ही है क्वेश्चन फॉर द 1 मार्क और 2 मार्क कि टेनिस कोर्ट ओथ क्या थी, है ना, व्हाट वाज द टेनिस कोर्ट ओथ, और राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टेनिस कोर्ट ओथ एंड बी वेरी सिंसियर अबाउट दैट। वट एवर क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू इन बिटवीन, काइंडली डू राइट इन योर नोटबुक, राइट। तो ये 20 जून को क्या हुआ था, दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्साइल। जो ये थर्ड स्टेट था, ये एक इंडोर टेनिस कोर्ट में कलेक्ट हुए, सारे के सारे असेंबल हुए एंड दे डिक्लेयर देमसेल्फ फॉर नेशनल असेंबली। और इन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, नेशनल असेंबली के नाम से, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है कि राइट द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली और व्हाट वाज द नेशनल असेंबली, ओके। तो whenever the question will come कि write about national assembly, then what you have to write, that the people of third state when they collected themselves or when they assembled themselves in the indoor tennis court, then they themselves declared as a national assembly and they swore not to disperse till then they had drafted a constitution for France that would limit the power of the monarch। और इन्होंने इस बात की कसम खाई कि ये यहाँ से तब तक बाहर नहीं निकलेंगे जब तक कि ये फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते हैं, राइट, और जो मोनार्क है उसके पावर को लिमिट नहीं कर देते हैं। अब जो ये नेशनल असेंबली थी, इसके जो लीडर थे ये मिराबो एंड अबेसिया थे। मिराबो क्या था, मिराबो एक नोबल फैमिली का ही मेंबर था।
और हमें पहले ही पता है कि जो नोबल फैमिली थी इनको प्रिविलेज मिली हुई थी, है ना। इनको सोसाइटी ने कुछ फ्यूडल प्रिविलेज दे रखी थी, मतलब जन्म से ही इनको कुछ बातों के अधिकार मिल रखे हुए थे। फॉर द एग्जांपल दैट दे डू नॉट हैव टू पे एनी काइंड ऑफ टैक्स, इनको किसी तरह का टैक्स नहीं देना है। And he brought out a general and delivered powerful speeches to the crowd assembled at Versailles. मिराबो एंड अवेसिया क्या करते थे, जैसे कि लीडर्स का काम होता है कि लोगों को कन्विंस करना, है ना, लोगों को स्पीच देना, उनको मोटिवेट करना। तो इसी तरह से ये दोनों भी क्या करते थे, स्पीचेस दिया करते थे जो वर्साइल्स में भीड़ इकट्ठा होती थी उनको। नाउ अवेसिया originally a priest wrote an influential pamphlet called what is the third state। अवेसिया ने क्या किया था, एक बहुत ही पावरफुल पम्पलेट लिखा था। पावरफुल मतलब कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल था, लोगों ने पढ़ा और वो उससे इन्फ्लुएंस हो गए थे, प्रभावित हो गए थे। और इस पम्पलेट का नाम क्या था, व्हाट इज़ थर्ड स्टेट, कि थर्ड स्टेट आखिरकार है क्या। ठीक है, तो वाइल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट वर्साइल ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन द रेस्ट ऑफ फ्रांस सीथेड विद टर्मोइल। अब जब नेशनल असेंबली क्या कर रही थी वर्साइल्स में, जब नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, उसी टाइम पे जो बाकी का बचा हुआ फ्रांस था वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उबल रहा था, हम बोलेंगे ना, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी थी उनके अंदर। क्यों थी, बिकॉज अ सीवियर विंटर हैड मीन्ट अ बैड हार्वेस्ट एंड द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज। Often bakers exploited the situation and hoarded supply. After spending hours in long queue at the bakery, crowd of angry women stormed into the shop. ठंड बहुत ज़्यादा थी, और ठंड बहुत ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है कि जो फसल थी वो बेकार हो चुकी थी, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा हुआ था। और जो ब्रेड थी उसके जो प्राइसेस थे, जो कीमतें थी, वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। दिस इज़ ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स कि जब भी किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं, राइट। तो इसी तरह से यहाँ क्या हुआ था कि ब्रेड की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ ही जा रही थी। क्यों, क्योंकि लोगों के पास खाने को नहीं था एंड दे वर डिमांडिंग फॉर दैट। तो बेकर्स ने क्या किया, दे हैड ट्रैक द सिचुएशन, उन्होंने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की सोची और उन्होंने लोगों को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने लोगों को कैसे एक्सप्लॉइट करा, दे स्टॉप्ड द सप्लाई, उन्होंने सप्लाई को रोक दिया। ठीक है, अब जो लोग लंबे समय तक बेकरी में खड़े हुए हैं लाइन लगा करके, ठीक है, तो उसमें से जो एंग्री वुमेंस थी, ठीक है, क्राउड ऑफ एंग्री वुमेंस स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप। ठीक, भीड़ ने क्या किया, दुकानों के ऊपर धावा बोल दिया, अटैक कर दिया। ओके, एंड एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर्ड ट्रूप टू मूव इनटू पेरिस। और उसी टाइम पे किंग ने क्या किया था, ट्रूप को ऑर्डर कर दिया था कि वो पेरिस के अंदर मूव कर जाएं। और 14 जुलाई को जो क्राउड थी उसने क्या किया था, बस्टाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। बस्टाइल हम पीछे पढ़ चुके हैं, इट वॉज द फोर्ट्रेस प्रिजन। Okay, in the countryside, rumor spread that village to village that the lord of the manor had hired band of brigands who were on their way to destroy the ripe crop. अब इसी तरह से क्या हुआ, कंट्री साइड मतलब जो गांव होते हैं, जहाँ पर खेत होते हैं, है ना, शहर से बाहरी इलाके। ठीक, यहाँ पर गांव एक र्यूमर स्प्रेड हो गया। क्या र्यूमर स्प्रेड हुआ कि जो लैंडलॉर्ड हैं, जो ज़मींदार हैं, ठीक है, इन्होंने क्या करा है, लुटेरों के गैंग को हायर किया हुआ है। क्यों हायर किया हुआ है, ताकि वो गैंग आए और उनकी पकी हुई फसल को डिस्ट्रॉय कर दे, राइट। नाउ caught in a frenzy of fear, peasant in several districts seized होज एंड पिचफोर्क एंड अटैक। तो अभी किसानों के पास क्या होता है, अगर किसान हैं तो उनके जो हथियार हैं वो क्या होंगे, वो पिंच फोक ही होंगे, है ना, फावड़ा, कुदाल, कुल्हाड़ी, इस तरीके की चीज़ें उनके पास होती हैं। ठीक है, एंड दे अटैक चटॉक्स, उन्होंने चटॉक्स के ऊपर अटैक कर दिया। चटॉक्स क्या थे, दीज वर द हाउसेज ऑफ द लैंडलॉर्ड, जमींदारों के जो घर होते थे उनको चटॉक्स कहा गया है। ओके, एंड उन्होंने क्या करा, जो इकट्ठा जमा हुआ उनके पास अनाज था, ठीक, उन्होंने उसको लूट लिया। और जो डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे जमींदारों के पास उनके लोन से रिलेटेड,
ठीक है, उनको उन्होंने जला दिया, राइट। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल फ्लड फ्रॉम देयर होम, मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज। अब जो इतने भी नोबल थे वो क्या किया, वो अपने घर से भाग गए और उन्होंने खुद को नेबरिंग कंट्रीज़ में माइग्रेट कर लिया, जो पड़ोसी देश थे वो वहाँ जा कर के बस गए। नाउ फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट, लुई 16 फाइनली accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his power would from now on be checked by a constitution। ठीक है, तो लुई 16 ने फाइनली क्या किया, नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन दे दिया और ये एक्सेप्ट कर लिया कि अब जो उसके पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन चेक करेगा, राइट। दैट वट एवर वर्क हैज़ बिन डन बाय हिम, he will be doing all this as per the constitution only, right, with the rules and regulations। then on the night of 4th August 1789 असेंबली ने एक डिक्री पास की, जिसमें उसने क्या लिखा, डिक्री क्या होता है, डिक्री दैट इज़ अ ऑर्डर, ठीक। इसने अपने ऑर्डर में लिखा कि जो फ्यूडल सिस्टम है उसको अबॉलिश कर दिया जाए और टैक्सेस का भी ओब्लिगेशन हो जाए, ठीक है। जो क्लर्गी मेंबर्स थे इनसे भी कहा गया कि ये भी अपनी प्रिविलेज को गिव अप कर दें, इनकी भी प्रिविलेज इनसे ले ली गई, जो टाइट्स थे वो अबॉलिश हो गए एंड लैंड ओन्ड बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड। अब गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो चर्च थे उनके ऊपर कब्जा कर लिया था, ठीक है। और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि गवर्नमेंट को 2 बिलियन लिवरे जो असेट्स थी वो उनको वापस मिल गई थी, है ना। मतलब जो पैसा था अराउंड 2 बिलियन लिवरे, जब उन्होंने चर्च के ऊपर कब्जा कर लिया तो जो टैक्स दिया जाता था जिसको हम टाइट्स बोलते हैं वो सारा का सारा गवर्नमेंट के पास आ गया, ठीक है। इस पेज पर मैप दिया हुआ है, देखो। तो ये मैप में आपको मैप फिल करने के लिए आता है, जिसमें मेनली बॉर्डोग्स, नांतेस, है ना, और मर्साइल्स, ये 3 ज़रूर ही आते हैं आपके मैप में फिल करने के लिए, ठीक है। तो एक बार इन तीनों की प्रैक्टिस आप मैप में ज़रूर कर लीजिएगा। फ्रांस का मैप आपको गूगल से ही मिलेगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे बना, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा कि नेशनल असेंबली ड्राफ्ट हुई थी, नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन किया गया था, 3rd स्टेट ने किया था और दे वर आस्किंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। तो जो नेशनल असेंबली थी इसने कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट है वो 1791 में प्रिपेयर कर लिया था। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, द आउटलाइनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। जब भी जैसे कोई प्रोग्राम होता है तो हम क्या करते हैं, पहले से उसके बारे में सोच लेते हैं कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर जो नेशनल असेंबली थी इसने कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लिया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशन होना चाहिए। लेकिन जो इसका मेन ऑब्जेक्ट था, जो मेन पर्पस था वो ये था कि ये जो मोनार्क हैं उनके पावर्स को लिमिटेड करना चाहते थे, ठीक है। और ये जो पावर है इंस्टीड ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ वन पर्सन वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। मतलब किसी एक इंसान के हाथ में ये सारे ही पावर्स ना दे करके इनको डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को असाइंड कर दिया गया। और ये इंस्टीट्यूशन कौन से थे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, है ना। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये हमें पता ही है। लेजिस्लेटिव हु मेक द लॉ, एग्जीक्यूटिव हु एग्जीक्यूट द लॉ एंड जुडिशरी हु टेक केयर ऑफ द लॉ, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जब ये तीनों ही डिपार्टमेंट आ गए लॉ मेकिंग के लिए, तो इससे फ्रांस क्या बन गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। इससे रिलेटेड पिक यहाँ पर दी हुई है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और मोनार्की की, द पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। ओके, again the constitution of 1791 vested the power to make law in the national assembly which was indirectly elected, that is citizen voted for a group of elector who in turn choose the assembly, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूशन था
ये एज़ पर द नेशनल असेंबली, जिसमें क्या था, इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोग थे। ठीक, इसमें जो सिटीजन्स का ग्रुप था, ये क्या करता था, ये ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स के लिए वोट करता था। ठीक है, जो क्या करते थे, जो असेंबली को चूज़ करते थे। ठीक है, सिर्फ वही लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट करते थे, ना कि सारे सिटीज़न के पास राइट टू वोट था। अब ये वोटिंग राइट किसके पास था, इसमें कौन लोग थे, ओनली मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज, वो लोग जिनकी एज 25 ईयर्स से ऊपर थी, और इसमें भी वुमेंस इंक्लूडेड नहीं थी। और इन्हीं सिटीजन्स को एक्टिव सिटीजन्स कहा गया था। ठीक है, इनको एक्टिव सिटीज़न का स्टेटस दिया गया था बिकॉज ओनली दे वर अलाउड फॉर द वोटिंग एंड दे वर पेइंग द टैक्सेस दैट वाज इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर्स वेज। ठीक है, ये इतना टैक्स पे करते थे जो किसी भी लेबर की 3 दिन की वेजेस होती थी, राइट। सो दैट्स वाई दे वर इंटाइटल्ड टू वोट, इसीलिए इनको एक्टिव सिटीज़न कहा जाता था। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि हु वर कंसीडर्ड एज एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स कौन थे और पैसिव सिटीजन्स कौन से थे। तो एक्टिव सिटीजन्स दोज हु वर इंटाइटल्ड टू वोट, एंड पैसिव सिटीजन दे डोंट हैव एनी वोटिंग राइट। ओके, सो नाउ the remaining man and all women were classed as passive citizen. Already I had told you कि जो बचे हुए लोग थे जो टैक्स पे नहीं करते थे और जो वुमेन्स थी इनको passive citizen कहा जाता था. And to qualify as an elector and then as a member of the assembly, a man had to belong to the higher bracket of taxpayer. ठीक है, एक इलेक्टर बनने के लिए, असेंबली का मेंबर बनने के लिए जो भी मैन होते थे उनको हायर ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर होना पड़ता था. मतलब दे हैव टू पे अ लॉट्स ऑफ टैक्सेस, राइट. द वन हु इज़ पेइंग हायर टैक्सेस ओनली ही was eligible for the same. Okay, again the constitution began with a declaration of the rights of man and citizen. ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीज़न के साथ शुरू हुआ. राइट्स सच एज राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ. These kind of laws were established as natural and inalienable rights. ठीक है, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने पढ़ा हुआ है, वी आर ग्रांटेड 6 फंडामेंटल राइट, हमें 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं. इसी तरह से जब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ तो वहाँ के सिटीजन्स को भी कुछ राइट्स प्रोवाइड किए गए. ठीक है, एंड दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे. और जो ये राइट्स थे वो बाय बर्थ ही लोगों को मिल जाते थे, जो उनसे वापस नहीं लिए जाते थे. लाइक वी आर ऑल्सो हैविंग फंडामेंटल राइट ना, दैट कैन नॉट बी टेकन. ओके, सो इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट. और ये हर स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि जो भी सिटीजन्स को नेचुरल राइट्स दिए गए होते हैं वो राइट जो है वो स्टेट उनको प्रोटेक्ट करे. ठीक है, अब देखो यहाँ पर सोर्स बी और सी दिया हुआ है. सोर्स बी में रिवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट के बारे में दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा. और सोर्स सी में डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीज़न देख के रखी हुई है. ठीक है, कि कौन से जो राइट्स थे वो मैन और सिटीजन्स को मिले हुए थे. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल. ठीक है, एंड पॉलिटिकल सिंबल इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, राइट. ये यहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा. और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल है वो रेड पाइजियन कैप है. ठीक है, रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल, द फर्स्ट वन इज़ द ब्रोकन चेन. ब्रोकन चेन दैट इज़ यूज टू fetter slaves. द ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री. ठीक है, जो चेन है वो हमें पता है कि जो कैदी होते हैं, स्लेव्स होते हैं, उनको पहनाई जाती थी. ठीक, तो यहाँ पर ब्रोकन चेन का मतलब क्या है कि इट इज़ शोइंग द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, के जो वो स्लेव्स हैं वो आज़ाद हो गए. नेक्स्ट है द बंडल ऑफ रॉड और फेसेस. वन रॉड कैन बी ईजली ब्रोकन बट नॉट एन एंटायर बंडल. स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी. एक रॉड को आसानी से तोड़ा जा सकता है लेकिन पूरे बंडल को नहीं. तो जो स्ट्रेंथ है वो किस में है, दैट इज़ इन यूनिटी. बचपन में हमने एक कहानी पढ़ी थी ना कि एक किसान के 4 बेटे थे, तो जब वो मरने वाला होता है तो वो चारों को बुला करके एक एक छड़ी देता है ना.
और फिर तोड़ने को कहता है। तो सिंगल सिंगल जो रॉड होती है वो तो हर कोई तोड़ देता है, बट अगर चारों रॉड एक साथ बांध दी जाती हैं तो कोई नहीं तोड़ पाता है। तो वो उनको ये बता करके जाता है कि कभी भी अलग मत होना एक दूसरे से, यूनिटी में रहना, ताकि कोई तुमको अलग ना कर पाए, है ना। तो दिस इज़ द सेम थिंग हेयर ऑल्सो, कि जो बंडल ऑफ फेसेस है इट कैन नॉट बी ब्रोकन ईजली, इसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। नेक्स्ट, द आई विद इन द ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट। यहाँ पर एक ट्रायंगल में एक लाइट दी हुई है जो ये बताती है कि द ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज, कि जो ये आँख है ये सब कुछ देख पा रही है ना। द रे ऑफ द सन विल ड्राई अवे द क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है, जो सूर्य की रोशनी है, ठीक है, आँखों से निकलती हुई जो रोशनी दिखाई दे रही है, दैट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ लाइट, है ना। मतलब जिस तरह से हमारे पास जब नॉलेज नहीं होती है, हमें किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं होता, तो हमें कोई भी कुछ बताता है हम उसको समझ लेते हैं, वही वैसा ही मान लेते हैं। बट अगर हमें किसी बात के बारे में पता होता है तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो ये आई है ये यही बात समझा रही है कि दैट आई स्टैंड फॉर नॉलेज, है ना। जो सही है उसको देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, इग्नोरेंस के बादलों को हटाती है। जो लाइट निकल रही है उससे इग्नोरेंस की जो लाइट है या क्लाउड है वो दूर हट रही है। द नेक्स्ट वन इज़ स्कैप्चर। स्कैप्चर दैट इज़ अ सिंबल ऑफ रॉयल पावर, जो शाही पावर था उसका ये सिम्बलाइजेशन है। नेक्स्ट है स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, ठीक है। यहाँ पर एक स्नेक की पिक्चर दी हुई है जो क्या कर रहा है, अपनी पूँछ को ही अपने मुंह में उसने दबा करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इट इज़ द सिंबल ऑफ इंटर्निटी, ये इंटर्निटी का सिंबल है, ठीक है, जिसका ना तो किसी भी तरह की कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत है। नीदर इट्स हैविंग एनी काइंड ऑफ बिगनिंग नॉर द एंड। उसके बाद जो हमारा दूसरा सिंबल है दैट इज़ रेड फ्राइजियन कैप। रेड फ्राइजियन कैप जैसा कि सिम्बलाइज है कि जो ये कैप है दिस इज़ रेड इन द कलर एंड इट हैज़ बिन वॉर्न बाय अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। जब भी कोई स्लेव आज़ाद हो जाता था तो ये कैप वो पहनता था। और ये रेड फ्राइजियन कैप बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, ये पिक्चर स्टडी में ज़रूर आता है, ठीक है। मैं 100% तो नहीं बोलूँगी बट 99% ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर मिलता है, ओके। देन द नेक्स्ट वन इज़ ब्लू वाइट रेड, दिस इज़ द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस, ओके। द नेक्स्ट वन इज़ द विंग्ड वुमन। विंग्ड वुमन का एक सिंबल दिया हुआ है, एक फेरी जैसी लेडी आपको दिख रही है, दिस इज़ द पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, ठीक है। Then the last one is the law tablet. The law is the same for all and all are equal before it, ठीक है। ये हमें पता है, हम जब से सिविक्स समझना स्टार्ट किए हमने, हमें ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि जो लॉ है वो सभी के लिए सेम होता है और लॉ के सामने हर कोई इक्वल है, ठीक है। तो चलो जल्दी से आ जाते हैं हमारी थर्ड यूनिट पर। थर्ड यूनिट है फ्रांस अबॉलिश मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। फ्रांस ने क्या किया था, मोनार्की को अबॉलिश कर दिया था और फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया था। तो द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स, ठीक है। जो फ्रांस की सिचुएशन थी वो आने वाले सालों में भी वैसी ही थी। Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiation with the King of Prussia. Ruler of other neighboring countries too were worried by the development in the France and made plan to send troops to put down the event that had been taking place there since the summer of 1789. Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria, ठीक है। अब लुई 16 ने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर साइन तो कर दिया था, उसके बाद जो राजा है, ठीक है, लुई 16, इसकी प्रशिया के राजा के साथ में एक सीक्रेट नेगोशिएशन हुआ था, किसी तरह की सीक्रेट कन्वर्सेशन हुई थी। जो दूसरी नेबरिंग कंट्रीज़ थी वहाँ के जो रूलर्स थे ये बहुत ही ज़्यादा वरीड थे, इनको चिंता थी कि फ्रांस में आखिरकार इतना डेवलपमेंट हो कैसे रहा है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था कि जो अपनी ट्रूप्स थी उनको वहाँ पर भेजने की प्लानिंग की थी, राइट। लेकिन
ट्रूप वहाँ पे पहुँच पाती हैं उससे ही पहले नेशनल असेंबली ने 1792 में जो उनके वोट हुए थे उसमें उन्होंने क्या किया था, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी थी। ठीक है। अब थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर थ्रोन्ड फ्रॉम द प्रोविंस टू ज्वाइन द आर्मी। ठीक, जो प्रोविंस थे, वहाँ के स्टेट थे, वहाँ से हज़ारों की संख्या में लोग जो हैं वो आर्मी ज्वाइन करने के लिए निकल पड़े। ठीक है। दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग एंड एरिस्टोक्रेट्स ऑल ओवर यूरोप। इन्होंने क्या देखा कि जो ये युद्ध हो रहा है ना, वो कंट्रीज़ के बीच में नहीं हो रहा है। ठीक है। उन्हें ऐसा समझ में आया कि जो ये युद्ध हो रहा है वो राजा और जो एरिस्टोक्रेसीज़ हैं उनके साथ में हो रहा है। ठीक है। एंड among the patriotic song they sang was the Marseillaise, composed by the poet Roger Deleuze. It was sung for the first time by volunteers from Marseille as they marched into Paris and so got its name. Right? The Marseillaise is now the national anthem of France. ठीक है। उस टाइम क्या हुआ था कि एक पोएट थे रोजेट डिलेजल, इन्होंने क्या किया था, एक सॉन्ग कंपोज़ किया था और ये जो सॉन्ग था ये पैट्रियोटिक था, देशभक्ति का गाना था। ठीक है। जिसको इन्होंने मर्सलाइज नाम दिया था। ठीक, क्यों दिया था? क्योंकि ये पहली बार जो ट्रूप थी वो पेरिस में एंटर कर रही थी मर्साइल से। ठीक है। तो वो लोग गाते हुए मर्साइल्स में एंटर कर रहे थे, जिस वजह से उसको मर्सलाइज नाम दिया गया था। और जो मर्सलाइज थी वो फ्रांस की नेशनल एंथम बन गई थी। ठीक है, बिकॉज इट वॉज अ पैट्रियोटिक सॉन्ग. Now the Revolutionary War brought losses and economic difficulty to the people. While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families. ठीक, अब यहाँ पर जो रेवोल्यूशनरी वॉर थी इससे क्या हुआ था, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ आ गई थी और लॉस तो हुए थे, है ना। वॉर कभी भी फ्रूटफुल नहीं होती है, ठीक है, चाहे कैसी भी हो। तो इसी तरह से जो यहाँ पर वॉर थी उससे इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ आ गई थी, कीमतें फिर से बढ़ गई थी। अब यहाँ पर जो मैन थे वो तो हमने जैसा कि पढ़ा है ना कि हज़ारों लाखों की संख्या में लोग आर्मी ज्वाइन करने पहुँच गए थे। तो जो मैन थे ये तो फ्रंट्स में लड़ाई कर रहे थे, राइट, दे वर द पार्ट ऑफ द आर्मी। जबकि जो वुमेन थी इनको क्या करना पड़ रहा था, इनको अपनी फैमिली, अपने बच्चों की देखभाल करनी पड़ रही थी, घर के काम भी करने पड़ रहे थे और अर्न भी करना पड़ रहा था, राइट। अगेन द लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर as the constitution of 1791 gave political rights only to the richer section of the society. जो a number of population, ठीक है, उनको ऐसा लग रहा था कि जो ये रेवोल्यूशन है ये आगे भी जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का, इसने रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को पॉलिटिकल राइट्स दे रखे थे, ठीक है। पॉलिटिकल क्लब जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन गए थे लोगों के इकट्ठा होने के और डिस्कस करने के लिए, है ना। वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर डिस्कशन करते थे, ठीक है, एक्शंस के ऊपर डिस्कशन करते थे। और जो इसमें से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल था, जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल क्लब था वो था जैकोबिन, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक। और इसका नाम कैसे मिला था, इट गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन द पेरिस. वुमेन्स टू who had been active throughout this period formed their own club. ठीक है, जो वुमेन्स थी उन्होंने भी अपने ग्रुप बना लिए थे और जब हम सेक्शन 4 में आएंगे तब हम इनकी एक्टिविटीज़ और डिमांड के बारे में ब्रीफली डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नाउ द मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. अभी जो ये जैकोबिन क्लब था ये कैसा था कि जो इसके मेंबर्स थे ये जो है लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करते थे, ठीक है। इनमें से कौन से लोग थे, स्मॉल शॉपकीपर्स थे, आर्टिशंस थे. कौन से आर्टिशंस थे, जैसे कि शू मेकर, ठीक है, पेस्ट्री मेकर, कुक, वॉच मेकर, प्रिंटर, एज वेल एज सर्वेंट ऑल्सो. और जो डेली वेज वर्कर थे वो सारे ही इसमें जैकोबिन ग्रुप में इंक्लूड थे. एंड द नेम ऑफ द लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे,
ठीक है। जो जैकोबिन क्लब का लीडर था वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे था। And a large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by dock workers. ठीक है। जो ये जैकोबिन थे ये लंबे लंबे पट्टीदार ट्राउज़र्स पहनते थे जैसे कि डॉक वर्कर्स पहनते थे। ठीक है। और ये ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि ये खुद को फैशनेबल सोसाइटी से अलग दिखाना चाहते थे, स्पेशली नोबल्स से। जो नोबल्स हैं दे वर वियरिंग द नी ब्रीचेस, वो घुटनों तक के पैंट पहनते थे। ठीक है। सो इट वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग ऑफ एंड ऑफ द पावर यील्डेड बाय द वियरर ऑफ नी ब्रीचेस। इस तरह से ये दिखाना चाहते थे कि जो नी ब्रीचेस हैं, ठीक है, या फिर जो प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, ठीक, ये इनके पावर से बंद करके नहीं रह सकते। एंड दीज जैकोबिन केम टू बी नोन एज सैनक्लोटॉस। ये जो जैकोबिन थे इनको ही सैनक्लोटॉस कहा गया। इसकी मीनिंग होती है दोज हु वर विदाउट द नी ब्रीचेस, वो लोग जिन्होंने नी ब्रीचेस नहीं पहने हुए हैं। सैनक्लोटॉस मैन वोर इन एडिशन द रेड कैप दैट सिम्बलाइज लिबर्टी। ओके, जो ये सैनक्लोटॉस मैन थे, ठीक, ये क्या करते थे, ये अपनी ड्रेस के अलावा रेड कलर की कैप भी पहनते थे। जैसा कि हमने सिम्बल्स में पढ़ा था ना कि जो रेड फ्राइजन कैप थी इट वाज द सिंबल ऑफ द लिबर्टी, तो ये रेड फ्राइजन कैप भी पहनते थे। लेकिन जो वुमेन्स थी उनको ऐसा कुछ भी करने की परमिशन नहीं थी। Afterward, in the summer of 1792, the Jacobin planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supply of high prices of food. तो 1792 की गर्मियाँ थीं और जो जैकोबिन्स थे इन्होंने क्या करा, पेरिशियंस को ले कर के जो ब्रेड की सप्लाई थी, जो हाई प्राइसेस थे, ठीक है, सप्लाई बहुत कम थी, उनके अगेंस्ट इन्होंने फिर से रिवोल्ट स्टार्ट किया। एंड ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ द ट्यूलरीज। इन्होंने 10 अगस्त की मॉर्निंग को जो ट्यूलरीज में पैलेस था उसके ऊपर स्टॉर्म कर दिया है ना, उसके ऊपर हमला कर दिया, राइट। इन्होंने राजा के जो गार्ड थे उनको मार दिया और राजा को भी बंदी बना लिया, कई घंटों तक उनको बांध करके रखा। ठीक है। उसके बाद में जो असेंबली थी वहाँ पे वोट हुए, ठीक, जो रॉयल फैमिली थी उसको जेल में डाल दिया गया, इलेक्शंस हुए। और अब इलेक्शन के बाद जो नई बात थी वो ये थी कि ऑल मैन ऑफ 21 ईयर एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। ठीक है, जिनकी भी एज 21 ईयर्स या उससे ऊपर थी, चाहे उनके पास पैसा हो या ना हो, उन सभी को वोटिंग राइट्स दिए गए। एंड द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। जो नई इलेक्टेड असेंबली थी उसको कन्वेंशन कहा गया। 21 सितंबर 1792 को इसने मोनार्की को अबॉलिश कर दिया और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया, राइट। आई नो यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक, है ना। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? द रिपब्लिक इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। रिपब्लिक का मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म जहाँ पर लोग गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, यहाँ पर कोई भी हेरिडिटरी मोनार्की नहीं होती है। Louis XVI was sentenced to death by a court on the charge of treason. On 21st July 1793, he was executed publicly at the Palace de la Concorde. The Queen Mary Antoinette met with the same fate shortly after. लुई 16 को भी देशद्रोह के आरोप में फांसी की सज़ा दे दी गई। ठीक है, 21 जनवरी 1793 को उसको पब्लिकली एग्जीक्यूट किया गया। जगह का नाम क्या था? डी ला कॉनकॉर्ड। ठीक है, और जो उसकी रानी थी मैरी एंटोनियो, उसके साथ भी कुछ दिनों के बाद सेम यही प्रोसेस फॉलो किया गया। ठीक है, उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया, उसको भी सभी के सामने मार दिया गया। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द राइन ऑफ टेरर। राइन ऑफ टेरर का मतलब क्या होता है? आतंक राज। नाउ
The period from 1793 to 1794 is referred to as the Reign of Terror. ठीक है, 1793 से 1794 तक का जो टाइम था इसको राइन ऑफ टेरर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज जो उस टाइम पर रूलर था रॉबेस्पियरे, इसने क्या किया था, एक पॉलिसी फॉलो की थी और उस पॉलिसी के थ्रू इसने कंट्रोल और पनिशमेंट की पॉलिसी को ऑप्ट किया हुआ था। राइट, वो सभी लोग जिन्हें ये अपना एनिमी समझता था, रिपब्लिक का एनिमी समझता था। रिपब्लिक के एनिमी कौन थे? नोबल्स और क्लर्की, ठीक है, या फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मेंबर्स थे, यहाँ तक कि इसकी खुद की पार्टी के भी जो मेंबर्स इसके बातों से एग्री नहीं होते थे, इसके मेथड से एग्री नहीं होते थे, ये उन सभी को अरेस्ट कर लेता था, उनको प्रिजन में डाल देता था। ठीक है, और उसके बाद इसके ऊपर जो ट्रिब्यूनल कोर्ट होती थी वो केस लगाती थी, और अगर केस को कोर्ट को ऐसा लगता था कि ये गिल्टी हैं, इन्होंने सच में कुछ ऐसा काम किया हुआ है जिसकी वजह से इन्हें पनिश किया जाना चाहिए, तो उनको ग्लूटोइंड कर दिया जाता था। ठीक है, अगेन हाईलाइट और अंडरलाइन दिस वर्ड ग्लूटोइन। ग्लूटोइन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि व्हाट वाज ग्लूटोइन। ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में। तो ग्लूटोइन वॉज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड अ ब्लेड विथ विच अ पर्सन इज़ beheaded। ग्लूटोइन क्या थी? ये एक डिवाइस थी जिसमें 2 पोल थे और जिसके बीच में एक ब्लेड लगा हुआ था। ठीक है, जिससे जिस भी इंसान को पनिशमेंट दिया जाता था उसकी गर्दन काट दी जाती थी, और इसका नाम इसके जो इन्वेंटर थे डॉक्टर ग्लूटोइन, उनके नाम पे पड़ा था। ठीक है, नाउ रॉबेस्पियर गवर्नमेंट इशूड लॉ प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। जो रॉबेस्पियर गवर्नमेंट थी, इसने क्या किया था कि जो वेजेस थी और जो चीज़ों की कीमतें थी, इनके मैक्सिमम प्राइस डिक्लेयर कर दिए थे। उसी जगह जो मीट और ब्रेड था ये राशन हो गई थी। राशन का मतलब कि ये राशन शॉप से डिस्ट्रीब्यूटेड होती थी। ठीक है, एंड पीजेंट्स वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटी एंड सेल इट एट प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, जो पीजेंट्स थे, किसान थे, उनको फोर्स किया जाता था कि वो अपने अनाज को ले करके जाएं और जो प्राइस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है उस प्राइस पर उस ग्रेन को सेल करें। ठीक, और जो इसमें से सबसे ज़्यादा यूज़ होता था दैट इज़ द वाइट फ्लावर। ठीक है, सफ़ेद आटा, ठीक, जो कि गेहूं का होता था, इट वॉज फॉरबिडन, ये मना कर दिया गया था। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेलेन डिलाइट। ठीक है, इक्वलिटी ब्रेड इसको कहा जाता था, और ये एक ऐसी रोटी थी जो कि होल व्हीट से बनी हुई होती थी। होल व्हीट मतलब पूरे गेहूं से। इक्वलिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस्ड थ्रू फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। ठीक है, जो इक्वलिटी थी वो जब लोग स्पीच देते थे, ठीक है, या फिर लोगों को एड्रेस करते थे, उसमें भी बताई जाती थी। जैसे कि एड्रेस कैसे करते थे? इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मॉन्स एंड मैडम। ठीक है, मॉन्स और सर को बोला जाता था और मैडम मैडम को बोला जाता था। इसकी जगह इन्होंने सितोयन और सितोइन कहना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चर्चेस वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग कन्वर्टेड इनटू बैरक और ऑफिस। जो चर्च थे वो बंद कर दिए गए और चर्च बिल्डिंग को बैरक और ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया गया। रॉबेस्पियर ने पॉलिसी बनाई। ठीक है, रॉबेस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसी सो रिलेंटसली दैट इवन हिज सपोर्टर बिगिन टू डिमांड मॉडरेशन। ठीक है, जो रॉबेस्पियर की पॉलिसीज़ थी वो ऐसी थी कि जो उसके खुद के सपोर्टर थे ना, वो भी उन चीज़ों को मानने से मना करने लगे, वो भी मॉडरेशन की डिमांड करने लगे। एंड फाइनली उसको एक्यूज्ड माना गया और कोर्ट ने 1794 में उसको अरेस्ट किया और नेक्स्ट डे ही रॉबेस्पियर को भी ग्लूटोइन कर दिया गया। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, आर डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। The fall of the Jacobin government allowed the wealthier middle classes to seize power. A new constitution was introduced which denied the vote to non-propertied section of the society. It provided or two elected legislative councils. These then appointed a directory. एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। ठीक है, तो जब जैकोबिन गवर्नमेंट का फॉल हुआ, जैकोबिन गवर्नमेंट चली गई, तो उसके बाद में जो वेल्दियर मिडिल क्लास था उसको अपना पावर बनाने का मौका मिला, है ना, या उसको पावर अपना फॉर्म करने का मौका मिला।
अब उसमें एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें जो नॉन प्रॉपर्टाइड सेक्शन था उसको वोटिंग पावर से डिनाई किया गया। जिनके पास किसी भी तरह की वेल्थ नहीं थी उनको फिर से वोटिंग पावर्स नहीं दिए गए, ठीक है। और इसके बाद जो ये था, ये 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए प्रोवाइड किया गया और इन्होंने फिर डायरेक्टरी एक अपॉइंट की। जो एग्जीक्यूटिव थी वो 5 लोगों से मिलकर के बनी हुई थी एंड इट वॉज मीन्ड एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन अ वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन। However, the director often clashed with the legislative council, who then sought to dismiss them. अब यहाँ पर भी क्या होता था, जो डायरेक्टर्स थे वो ऑफनली लेजिस्लेटिव के साथ में क्लैशेस किया करते थे, है ना, उनकी हमेशा बहस हो जाती थी, जिसकी वजह से जो लेजिस्लेटिव है वो डिसमिस हो जाती थी। एंड जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, इससे क्या हुआ कि फिर से मिलिट्री डिक्टेटर का जो रास्ता था वो साफ़ हो गया और यहीं पर नेपोलियन बोनापार्त्रे को एक मौका मिला अपनी गवर्नमेंट बनाने का, ठीक है। सो दीज ऑल चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, द इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड द फ्रेटर्निटी रिमेन्ड इंस्पायरिंग आइडियल दैट मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट इन फ्रांस एंड रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी, ठीक है। अब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, गवर्नमेंट फॉर्म थी, जो आइडियल्स थे, फ्रीडम, इक्वलिटी बिफोर लॉ, फ्रेटर्निटी, ठीक है, इसने पॉलिटिकल मूवमेंट्स को इंस्पायर किया फ्रांस के और कई सारी सेंचुरी तक फ्रांस में यही सारी चीज़ें कंटिन्यूएशन में रहीं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन, है ना, कि क्या वुमेन्स ने भी रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था या उन्होंने भी किसी तरह का रेवोल्यूशन किया था। अभी लास्ट टॉपिक जब हम कर रहे थे तो वहाँ पर ये चीज़ मेंशन थी कि जब हम 4th पार्ट में जाएंगे, 4th यूनिट में जाएंगे तो वहाँ पर हम वुमेन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन्स वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट विच ब्रॉट अबाउट सो मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द फ्रेंच सोसाइटी। ये हम देखते आ रहे हैं हमारे चैप्टर में कि स्टार्टिंग से ही जो वुमेन्स हैं वो बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट्स कर रही थी, है ना। किसी भी कोई भी इवेंट हो रहा था उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेती थी और इससे फ्रेंच सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस भी आए। उनको ऐसा लगता था कि अगर वो किसी भी तरीके से रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करेंगी तो जो रेवोल्यूशनरीज़ हैं उन पर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। अगेन द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर्स टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स, और जो गवर्नमेंट है वो शायद कुछ ऐसे मेजर्स इंट्रोड्यूस कर दे कि उनकी जो लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाए, राइट। So most women of the third estate had to work for a living. They worked as seamstress, laundress, sold flour, fruits and vegetable at the market, or were employed as domestic servant in the houses of the prosperous people. तो हम शुरुआत से ये चीज़ देखते आ रहे हैं कि जो वुमेन्स हैं वो काम कर रही थी, है ना। हमने लास्ट जो टॉपिक था हमारा उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो मैन थे दे वर सर्विंग इन द आर्मी, ओके, एंड द वुमेन्स वर देयर फॉर टेकिंग केयर ऑफ़ द बेबीज़ एंड फॉर द अर्निंग। तो कुछ काम थे जो ये करती थी, कपड़े धोती थी, फूल बेचती थी, फल और सब्जियां बेचती थी मार्केट में, या फिर जो प्रॉस्परस लोग होते थे, पैसे वाले लोग होते थे, उनके घरों में मेड की तरह काम करती थी, डोमेस्टिक हेल्प देती थी, ठीक है। अब जो वुमेन्स थी इनको ना तो किसी तरह की एजुकेशन एक्सेस थी और ना ही इनको कोई जॉब ट्रेनिंग दी जाती थी। जो नोबल्स की डॉटर थी या फिर जो वेल्दियर मेंबर थे थर्ड स्टेट के, सिर्फ वही कॉन्वेंट में पढ़ सकते थे और उसके बाद उनकी फैमिली क्या करती थी, उनकी शादी अरेंज कर देती थी, ठीक है। जो वर्किंग वुमेन थी उनको भी अपनी फैमिली की देखभाल करनी पड़ती थी, खाना बनाना पड़ता था, पानी लाना पड़ता था, लाइन लगा के ब्रेड के लिए खड़े रहना पड़ता था, ठीक है। और जो वेजेस होती थी वुमेन्स की, ये मेन के कंपैरिजन में बहुत ही कम होती थी, राइट। सो इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब एंड न्यूज़पेपर्स। अबाउट 60 वुमेन्स क्लब केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़। अब वुमेन्स ने भी अपनी आवाज़ उठाई, ठीक है, उनको भी कुछ अधिकार चाहिए थे, तो इन्होंने भी अपने पॉलिटिकल क्लब और न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया। करीब 60 वुमेन्स क्लब उस टाइम पे फ्रांस में डिफरेंट सिटीज़ में ऑर्गेनाइज हो चुके थे,
एंड द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ दैम। और इन सभी ग्रुप्स में जो मेन ग्रुप था वो था सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ठीक है। और जो इनकी डिमांड थी वो क्या थी कि जो वुमेन्स हैं उनको सेम मेन की तरह ही पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, right? And women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizens. They demanded the right to vote, to be elected to the assembly, and to hold political offices. Only then they felt would their interest be represented in the new government, ठीक है। अब जो वुमेन्स थी वो डिसअपॉइंटेड थी, बहुत निराश थी, क्योंकि जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था इसने इनको पैसिव सिटीज़न डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। वुमेन्स ने भी राइट टू वोट के लिए डिमांड की। इन्होंने भी कहा कि हमें भी असेंबली में इलेक्ट किया जाना चाहिए, हमें भी पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, हम भी ऑफिस में बैठना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको इन सब चीज़ों को देखते हुए इनको ऐसा फील हुआ कि जो इनके इंटरेस्ट है शायद ये नई गवर्नमेंट है ये रिप्रेजेंट करे। Again, in the early years, the revolutionary government did introduce law that helped improve the life of women. Together with the creation of state school, schooling was made compulsory for all girls, ठीक है। अब उसके बाद में जब नई गवर्नमेंट आई तो उसने क्या किया, कुछ ऐसे रूल्स को इंट्रोड्यूस किया जिससे वुमेन्स की लाइफ इम्प्रूव हुई। और इसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्कूल इंट्रोड्यूस करे थे और गर्ल्स के लिए एजुकेशन कंपलसरी बना दी थी। एंड जो इनके फादर थे वो इनको मैरिज के लिए फ़ोर्स भी नहीं कर सकते थे कि अगर किसी लड़की की मर्ज़ी नहीं है कि उसको शादी करनी है तो फोर्सफुली उसको मैरिज नहीं करने दी जाती थी या वो नहीं करती थी, ठीक है। अब मैरिज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। जो मैरिज है ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी और सिविल लॉ के अंडर इसको रजिस्टर्ड करवाना होता था। डाइवोर्स लीगल हो गया था। अब जो डाइवोर्स है वो मैन या वुमेन दोनों में से कोई भी फाइल कर सकता था, ठीक है। वुमेन्स को सिर्फ जॉब के लिए ही ट्रेनिंग नहीं दी गई बल्कि इसके अलावा वुमेन्स स्मॉल बिजनेस में भी पार्टिसिपेट कर रही थी और आर्टिस्ट भी बन रही थी, ओके। Women's struggle for equal political right, however, continued during the Reign of Terror. The new government issued law ordering closure of women's club and banning their political activities. Many prominent women were arrested and a number of them executed. जो वुमेंस का स्ट्रगल था ये इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए था, ये राइन ऑफ टेरर के टाइम पर भी कंटिन्यूड रहा, ठीक है। लेकिन जो नई गवर्नमेंट आई थी इसने एक ऑर्डर दिया था कि जो वुमेंस क्लब हैं वो बैन कर दिए जाएं और उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी पर भी बैन लगा दिया जाए। वुमेंस क्लब क्लोज़ कर दिए गए, वुमेंस की पॉलिटिकल एक्टिविटी बैन कर दी गई। कई सारी जो लीडर थी, वुमेन लीडर थी, उनको अरेस्ट कर लिया गया एंड अ नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड। अगेन जो वुमेंस का ये मूवमेंट था फॉर वोटिंग राइट और इक्वल वेजेस, ये करीब करीब 200 ईयर्स तक कंटिन्यूड रहा है ना, इन द डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। एंड दे फाइट फॉर द वोट। देयर जो उनकी लड़ाई थी वोट के लिए, ये इंटरनेशनल सफ्रेज मूवमेंट के थ्रू लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में भी कंटिन्यूड रही। And the example of the political activities of French women during the revolutionary year was kept alive as an inspiring memory. जो वुमेंस का ये स्ट्रगल था अपने वोटिंग राइट्स के लिए, ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी थी, ठीक है। लोगों ने इसको एक इंस्पायरिंग मेमोरी के तौर पे याद रखा। एंड फाइनली इन 1946 द वुमेन इन फ्रांस वन द राइट टू वोट, ठीक है। 1946 में वुमेन्स को फाइनली राइट टू वोट मिला। नाउ सम सोर्सेज आर गिवन, ठीक है। द लाइफ ऑफ अ रेवोल्यूशनरी वुमेन ओलम डी गॉस, इनके बारे में दिया हुआ है और सम बेसिक राइट्स वर ऑल्सो रिटन हियर जो ओलम डी गॉस ने अपने डिक्लेरेशन में दी हुई थी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसकी बस आप रीडिंग कर लीजिए। हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो कि है द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी।
So one of the most revolutionary social reform of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies. ठीक है, जो सबसे रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म था जैकोबिन रिजाइम का, वो स्लेवरी का अबॉलिशन था। ठीक है, जो ये कॉलोनीज़ थी ये कैरेबियन में, मार्टिनिक, ग्वाल्डपो, सैन डोमिंगो, ये कमोडिटीज़ की इम्पॉर्टेंट सप्लायर थी। ठीक है, और ये कौन सी कमोडिटी थी, कौन सा सामान था, जैसे कि टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। लेकिन जो यूरोपियन थे ना, इनका काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, ये काम करने के लिए नहीं जाना चाहते थे। ठीक, क्यों? क्योंकि इनको लगता था कि जो लैंड है वो अनफैमिलियर है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि लेबर की शॉर्टेज हो गई। जो कमोडिटीज़ के प्लांटेशन के लिए लेबर्स की रिक्वायरमेंट थी, तो उनकी शॉर्टेज हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, इन तीनों ही कंट्री के बीच में एक स्लेव ट्रेड हुआ। ठीक है, और इस स्लेव ट्रेड को ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड के नाम से जाना जाता है। ये जो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड है, इट वाज डन इन बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। ये स्लेव ट्रेड क्या था? इस स्लेव ट्रेड की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 17th सेंचुरी में हुई थी। जो फ्रेंच मर्चेंट थे ये बोर्डोक्स पोर्ट पर आते थे या नांतेस में आते थे अफ्रीकन कोस्ट पे, जहाँ से ये क्या करते थे, जो लोकल चीफ्टेंस होते थे, वहाँ के लोकल जो लीडर्स जिनको बोलेंगे ना, उनसे स्लेव्स को परचेज करते थे। एंड ब्रांडेड एंड शेकल्ड द स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप फॉर द 3 month लॉन्ग वॉक अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरेबियन। और जो ये बेचारे लोग जिनको एज अ स्लेव परचेज किया जाता था, इनको कंटेनर्स में टाइटली पैक कर दिया जाता था शिप्स में, जहाँ पर 3 महीने लंबा सोचो रास्ता होता था, जो कि अटलांटिक से लेकर कैरेबियन तक आता था। और यहाँ पर ला करके इनको प्लांटेशन ओनर्स को सोल्ड कर दिया जाता था, ये लोग बेच दिए जाते थे। Again, the exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in European market for sugar, coffee and indigo. अब जो ये स्लेव थे इनको एक्सप्लॉइटेड किया जाता था, इनसे काम करवाया जाता था, जिससे क्या हुआ कि जो यूरोपियन मार्केट थी उसमें फिर से डिमांड इंक्रीज़ हुई, क्योंकि जब स्लेव काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन अच्छा हुआ, प्रोडक्शन अच्छा होगा तो प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ होगी। ठीक है, जो पोर्ट थे जैसे कि बोर्डोक्स और नांतेज, इनकी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पर्टी थी ये फ्लोरिश थी बिकॉज ऑफ द स्लेव ट्रेड ओनली, क्योंकि यहाँ से स्लेव ट्रेड होता था तो इनका भी काम बहुत अच्छा चल रहा था। Again, throughout the 18th century, there was little criticism of slavery in France. The National Assembly held long debate about whether the right of man should be extended to all French subjects, including those in the colonies. ठीक है, 18th सेंचुरी तक क्या हुआ, स्लेवरी का बहुत ही थोड़ा सा या बिल्कुल ना के बराबर क्रिटिसिज्म था फ्रांस में। जो नेशनल असेंबली थी वो लंबे लंबे डिबेट ऑर्गेनाइज़ करती थी कि जो राइट्स ऑफ मैन है उनको एक्सटेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या होता था, इससे किसी भी तरह का कोई सल्यूशन नहीं निकलता था, कोई लॉ नहीं पास होता था। क्यों? क्योंकि ये लोग डरते थे। किनसे डरते थे? ये उन बिजनेसमैन से डरते थे जिनकी इनकम स्लेव ट्रेड पर ही डिपेंड होती थी। क्यों? क्योंकि वो जो बिजनेसमैन थे वो बड़े बड़े होते थे, उनका काम ही स्लेव ट्रेड से चल रहा था, है ना। तो इसलिए ये लोग क्या होता था, सिर्फ बातों में स्लेव ट्रेड का क्रिटिसिज्म करते थे, क्रिटिसाइज़ करते थे, लेकिन कोई लीगल एक्शन नहीं लेते थे कि स्लेव ट्रेड को बंद कर सकते हैं। ठीक है, एंड इट वाज फाइनली द कन्वेंशन विच इज़ in 1794 legislated to free all slave in the French overseas possessions। 1794 में जितने भी स्लेव्स थे फ्रेंच ओवरसीज़ पोजेशंस में उनको फ्री करा गया। लेकिन जो ये टाइम था इट वाज ओनली फॉर द 10 ईयर्स, सिर्फ 10 सालों तक ही ऐसा रहा। जब नेपोलियन आया तो इसने फिर से स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कर दिया। जो प्लांटेशन ओनर्स थे इनको इस बात की फ्रीडम दे दी गई कि ये जो अफ्रीकन नीग्रोज़ हैं उनको अपना स्लेव बना सकें। ठीक है, और फाइनली जो स्लेवरी का एबॉलिशमेंट हुआ ये फ्रेंच कॉलोनी से 1848 में हुआ। 1848 में स्लेवरी पूरी तरीके से फ्रेंच कॉलोनीज से एबॉलिश हो गई। ठीक है, नाउ कम टू द लास्ट यूनिट ऑफ द चैप्टर, द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। ठीक है, कि जो रेवोल्यूशन हो रहा था और रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी थी वो कैसे चल रही थी। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लॉथ्स पीपल वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड?
The year following 1789 in France saw many such changes in the life of man, women, and children. The revolutionary government took it upon themselves to pass law that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice. तो क्या जो पॉलिटिक्स है वो लोगों के कपड़े चेंज कर सकती थी जो वो पहनते थे, या फिर वो उनकी लैंग्वेज बदल पाई, या जो बुक वो पढ़ रहे थे उसको चेंज कर पाई, है ना? तो 1789 तक फ्रांस में क्या हुआ था, बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए थे जिसने मैन वुमेन और बच्चों की जो लाइफ थी उसको चेंज कर दिया था। जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उसने क्या किया था, कुछ लॉ जो हैं वो इंट्रोड्यूस करे थे, पास किए थे, जिसमें से लिबर्टी और इक्वलिटी डेली लाइफ में प्रैक्टिस्ड होते थे। ठीक है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ आया, ठीक है, बेस्टाइल की स्टॉर्मिंग के बाद, वो था अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। ठीक, सेंसरशिप में क्या होता था कि जो ओल्ड रिजाइम थी उसमें जितना भी रिटन मटेरियल होता था, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, बुक्स होती थी, न्यूज़पेपर होते थे, या फिर किसी भी तरीके के प्ले होते थे, तो ये तभी परफॉर्म हो सकते थे, ये तभी पब्लिश हो सकते थे जब इनको राजा या फिर राजा के जो भी मिनिस्टर्स होते थे वो अप्रूव ना कर दें। ठीक है, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जब डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीज़न आ गई तो उससे फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो एक नेचुरल राइट बन गया लोगों का। जैसे कि आज हमारे टाइम पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, कि हमारे पास इस बात का अधिकार है कि हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ही फ्रीडम ऑफ स्पीच डिक्लेयर हुई तो उस टाइम पे न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक्स और प्रिंटेड पिक्चर्स, इन सब की फ्रांस में एक बाढ़ सी आ गई। ठीक है, जहाँ पर लोग क्या होता था, अपनी जो भी उनके आइडियाज़ होते थे, जो भी उनके थॉट्स होते थे वो उसको लिखते थे। एंड इनको क्या किया जाता था, लोग खड़े होकर के डिस्कशन करते थे इन सब आइडियाज़ के बारे में, जिससे फ्रांस में बहुत सारे चेंजेस होने लग गए। ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो मीन्ड दैट अपोजिंग व्यू ऑफ इवेंट वुड बी एक्सप्रेस। फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये भी मतलब होता है ना कि ना सिर्फ हमारे ही आइडियाज़ को एक्सप्रेस करेंगे, बल्कि अपोजिट आइडियाज़ जो होते हैं, अपोजिट पार्टी के आइडियाज़ होते हैं, उनको भी सुनेंगे, समझेंगे। ठीक है, अब लोग क्या करने लगे, प्ले, सॉन्ग और जो फेस्टिवल प्रोसेशंस होते थे उसमें लोग पार्टिसिपेट तो करते ही थे, जाते ही थे। तो एक यही रास्ता था जहाँ पर लोग क्या करते थे, अपने आइडियाज़ को लोगों के सामने बताते थे। ठीक है, और बहुत सारे पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने भी इनके बारे में लिखा है ना। क्या होता था, जो लोग लिखते थे उसको भी सिर्फ वही लोग ही तो पढ़ पाते थे जो लोग एजुकेटेड होते थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो रेवोल्यूशन था उसने लोगों की जो लाइफ थी उसको भी एक तरीके से क्या किया था, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था, प्रभावित किया था। नाउ कम टू द कंक्लूजन। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्टे क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। ठीक है, 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे ने क्या किया था, खुद को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर कर दिया था, और उसने जो उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ थी उनको कॉन्कर करना स्टार्ट किया। ओके, तो उसके बाद में क्या किया था कि जो भी कंट्री ये कॉन्कर करता जा रहा था उसमें ये अपनी ही फैमिली के मेंबर्स को प्लेस कर देता था एज अ रूलर। और जो नेपोलियन है उसको यूरोप का मॉडर्नाइज़र समझा जाने लगा। ये खुद को देखता था कि जो मेरा रोल है वो यूरोप के मॉडर्नाइज़र का है, मैं ही वो हूँ जो यूरोप की सिचुएशन को चेंज करने आया हूँ। ठीक, और इसके बाद इसने क्या किया, बहुत सारे लॉ इंट्रोड्यूस करे, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। तो कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि हु हैज़ गिवन द डेसिमल सिस्टम। ठीक है, और जो बहुत सारे लोग थे इनको ऐसा लगता था कि नेपोलियन ही वो लिबरेटर है जो फ्रीडम लेकर के आ सकता है। लेकिन जल्दी ही क्या हुआ कि जो नेपोलियन की आर्मी थी ये हर जगह इन्वेडिंग फोर्स के रूप में देखी जाने लगी। ठीक है, लोग इनको अच्छा नहीं समझते थे। लोगों को लगता था कि जो नेपोलियन आर्मी आ रही है अब ये सिर्फ क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इन्वेड करेगी। और फाइनली वाटरलू में नेपोलियन डिफीटेड हो गया, हार गया नेपोलियन। और लेकिन जो इसके मेजर्स थे ये आगे भी कैरिड हुए, और जो इसके आइडियाज़ थे बेसिकली लिबर्टी और जो मॉडर्न लॉ इसने इंट्रोड्यूस करे थे, ये इन्होंने लोगों की लाइफ
के ऊपर काफ़ी लंबे समय तक इम्पैक्ट डाला। एट लास्ट जो लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स थे ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन गए। ठीक है, और फ्रांस ही नहीं, फ्रांस के अलावा जो पूरा बाकी का बचा हुआ यूरोप था वहाँ पर भी ये 19वीं सेंचुरी तक स्प्रेड हो चुके थे। और इनके स्प्रेड होने के साथ ही क्या हुआ था, जो फ्यूडल सिस्टम था वो अबॉलिश हो गया था, है ना। जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे उन्होंने भी इन्हीं आइडियाज़ के ऊपर वर्क करा और अपनी कंट्री को एक सोवरेन नेशन स्टेट में कन्वर्ट किया। और इसी तरह से हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी जो हमारी इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट था इंडिपेंडेंस गेटिंग के लिए, यहाँ पर राजा राम मोहन राय और टीपू सुल्तान ये दो लोग ऐसे थे जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से आइडिया लिया हुआ था। ठीक है, तो चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है। तो अभी आगे आपको क्या करना है, जो बुक में आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज दी हुई है ये आपको करनी है। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपको मुझे कमेंट करके बताने हैं, कोई सजेशन है तो वो भी आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जिस वीडियो में मैं सिर्फ आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्वेश्चंस ही बताऊंगी कि कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टर्म है जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं आपके, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, like your own channel, okay, share and subscribe also. Thank you for watching Social Science Mantra. Keep watching.